एस्टेट को बहुत अच्छा प्रोफेशन नहीं माना जाता था। वेरी बिग शॉक फॉर माई फैमिली। क्या गलती कर जाते हैं कि वो पैसा जब इन्वेस्ट करते हैं कहीं पे, उसका पैसा रिटर्न उसको मिलता ही नहीं है। 100 रुपये की चीज़ है, अगर आप उसको पहले ही जाके 180 रुपये में खरीद लेंगे, फिर आप कहेंगे रिटर्न नहीं आ रहा, तो वो रिटर्न आएगा ही नहीं कभी। हेलो एंड वेलकम टू बियॉन्ड द ब्लूप्रिंट्स और मैं हूं आपके साथ सोनाली। और आज मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर भूपेश नागरकोटी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। सर सबसे पहले ये बताइए, 25 साल हो गए आपकी जर्नी को और 2025 की शुरुआत होने जा रही है। इन 25 सालों में क्या कुछ सीखने को मिला है आपको? देखिए, आपने कहा 25 साल, तो सुन के सडनली मुझे रियलाइज़ हुआ क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी मैंने, मतलब इतना लंबा मेरा करियर हो गया है। Right. आई स्टार्टेड माई जर्नी वेरी लॉन्ग बैक 2000 में, इनफैक्ट एग्जैक्टली 25 ईयर्स होने जा रहे हैं। एंड दोज आर वेरी हम्बल बिगनिंग्स। डाइवर्सिफाइड करियर रहा है मेरा इन द ट्रू सेंस। आई स्टार्टेड ऑफ एज अ स्कूल टीचर एक्चुअली। अच्छा, आई यूज्ड टू टीच इन अ केंद्रीय विद्यालय, सो आई वाज अ कंप्यूटर टीचर। वेयर? दैट वाज इन दिल्ली। अच्छा, दिल्ली होगी। दिल्ली केशवपुरम। सो आई डिड दैट स्टिंट फॉर अ ईयर, एक साल मैंने वो किया। देन आफ्टर दैट आई डिड माई MBA, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉरेन ट्रेड से मार्केटिंग में MBA किया, एंड देन आई joined Wipro Technologies as a SAP consultant. अच्छा। And then after that the real estate journey started. So 25 साल में मुझे लगता है बहुत ही diverse fields, from teaching to IT consulting to retail consulting to real estate now. और अब पढ़ाते क्या थे उस टाइम पे? मैं उस टाइम कंप्यूटर साइंस पढ़ाता था। अच्छा, कंप्यूटर साइंस। नाइस। सर रियल एस्टेट में जो स्विच हुआ आपका, ये कैसे पॉसिबल हुआ? जर्नी कैसे स्टार्ट हुई मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्ट हुई मेरी एक बहुत छोटी, जब मैंने खुद इन्वेस्टमेंट करी रियल एस्टेट में। अच्छा। द मोमेंट आई स्टार्टेड माई जॉब इन विप्रो टेक्नोलॉजीज, आई एक्चुअली इन्वेस्टेड इन रियल एस्टेट। एंड 3 साल में मुझे रियलाइज हुआ कि शायद जो रिटर्न्स रियल एस्टेट में आते हैं, इट्स अ माइंड बॉगलिंग नंबर। मतलब वो रिटर्न्स आप कहीं FD में लगा लीजिए, गोल्ड में लगा लीजिए, स्टॉक में लगा लीजिए, वो रिटर्न्स कहीं नहीं मिलते हैं। तो मुझे लगता है रियल एस्टेट एज एन एसेट क्लास, बिकॉज ट्रेडिशनली अगर आप देखेंगे 3 या 4 एसेट क्लासेस हैं इंडिया में जहाँ लोग पैसा लगाते हैं। राइट। बहुत पहले, मतलब 25 साल पुरानी बात करूंगा, तो बैंक में लोग FD या RD खोल देते थे। शेयर मार्केट में भी कम ही लगाते थे पैसा लोग। दूसरा ऑप्शन होता है आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, विच कुड बी रिस्क एंड रिटर्न गेम। करेक्ट। तीसरा होता है ट्रेडिशनली इंडिया में गोल्ड में आप पैसा लगा दीजिए, तो स्पेयर पैसा है तो आप गोल्ड लेके रख लीजिए घर पे। एंड फोर्थ इज रियल एस्टेट। मुझे लगता है पिछले 25 साल में रियल एस्टेट एज एन एसेट क्लास हैज़ ग्रोन सिग्निफिकेंटली। और ये मुझे रियलाइज हुआ जब मैंने खुद इन्वेस्टमेंट करी, तो मुझे लगा आई थिंक दिस इज द फील्ड आई शुड बी इन एंड वेयर आई शुड हैव माई करियर। तो सर जब शुरुआत हुई, रियल एस्टेट एजेंट के तौर पे शुरुआत करी थी आपने? जी हाँ। अच्छा। तो मैंने जब स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे वी यूज्ड टू बी चैनल पार्टनर फॉर वेरियस बिल्डर्स इन नोएडा, एंड इट वाज अ लॉन्ग करियर। मतलब कई हज़ार प्रॉपर्टीज़ हमने बेची एज अ टीम, पर्सनली भी बेची मैंने। एंड वी यूज्ड टू मेक नॉर्मल जैसे कोल्ड कॉलिंग होती है जिस मतलब आजकल करते हैं लोग, वहाँ से हमने स्टार्ट किया। एंड देन धीरे धीरे वी यूज्ड टू लर्न, सीखते भी गए, समझते गए क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड देन ग्रेजुअली आई joined the developer firm and here I am now. अब मेरे को यहाँ 4 साल हो चुके हैं, तो इट्स बीन अ गुड जर्नी। एक टाइम था सर रियल एस्टेट को बहुत अच्छा प्रोफेशन नहीं माना जाता था। आपके साथ ऐसा हुआ, घर वालों की तरफ से या खुद ऐसा फील होता था कभी? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए, जब मैं स्विच कर रहा था, आई वॉज बेस्ड आउट ऑफ UK। मैं UK में रहा 3 साल। जी। एंड इट वॉज अ वेल पेइंग, गुड पेइंग जॉब, वेरी कंफर्टेबल। मतलब मैं वो सारे टिक बॉक्सेस टिक कर चुका था जो पेरेंट्स चाहते हैं कि भाई अच्छी इनकम हो, एक अच्छे कॉर्पोरेट में बेटा जॉब करता हो। तो वहाँ से जब सडनली मैंने स्विच किया, तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी बिग शॉक फॉर माय फैमिली। और स्विच भी ऐसा नहीं कि आप एक जॉब IT कंसल्टिंग से दूसरी IT कंसल्टिंग में जा रहे हैं, सडनली आप रियल एस्टेट में जा रहे हैं, जहाँ पे आई शुड नॉट से, मतलब उस टाइम पे तो ऐसा होता था कि 80-90% इलिटरेट लोग जाते थे उसमें। तो इतनी डिग्रियां लेके, इतनी नॉलेज लेके सडनली यू आर गोइंग इनटू अ फील्ड जहाँ पर एंट्री बैरियर कुछ है ही नहीं, कोई भी जा सकता है, कोई भी दुकान खोल सकता है कहीं भी बैठ के। और वो एक ऐसा दौर था जब
मतलब वो आज भी है यार। आप मतलब किसी पान वाले के पास जाएंगे, वो भी प्रॉपर्टी बेच रहा है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। मैं बेच रहा हूँ या पान वाला बेच रहा है, ही इज ऑल्सो पिचिंग टू समवन, आई एम ऑल्सो पिचिंग टू समवन। तो वो काफ़ी आई वुड से दे प्रोटेस्टेड अ लॉट, बट क्योंकि मैं माइंड बना चुका था तो मैंने स्विच कर लिया। घर वालों का क्या कहना था जब स्विच किया? उनको लगा बहुत बड़ी गलती है कि इस तरह के फील्ड में जाना जहाँ पे दिस फील्ड वाज नॉट वेरी, जैसे कि आपने कहा अभी, वाज नॉट वेरी, जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलती है समाज में। कि अरे फॉर इंस्टेंस जैसे हमारे फादर ने कहा कि भाई आपकी शादी कैसे होगी, हम क्या बोलेंगे, ये रियल एस्टेट ब्रोकर हैं। तो वो दैट वाज आल्सो वैलिड पॉइंट फ्रॉम ए स्टैंड पॉइंट, बट क्योंकि वो मन बना चुका था तो मैं आगे बढ़ गया। एंड नाउ? एंड आई थिंक नाउ अब शायद जस्टिफाई हो चुका है वो चीज़ें कि शायद वो स्टेप जो मैंने लिया इतने साल पहले वो ठीक था, बिकॉज जो जर्नी उन्होंने देखी इट हैज़ बीन रिमार्केबल। सर तो बेसिकली बट रियल एस्टेट चेंज भी बहुत हुआ है 25 सालों में, आप तो रहे हैं, आप बताइए, आपने इनसाइट्स देखी हैं पूरी, किस तरह से डेवलपमेंट आप देखते हैं? देखिए, रियल एस्टेट की ना एक जनरल साइकिल है। मैंने जो देखा हर डेकेड में कोई ना कोई एक बड़ा हादसा कह लीजिए या इवेंट होता है और उससे पूरा मार्केट क्रैश होता है और वो फिर वापस ग्रो होता लाइक है। कोविड वी हैड। कोविड, और उससे पीछे जाऊंगा मैं, आप पीछे की बात कर रहे हैं, 2008 में लीमन ब्रदर्स बैंकरप्ट हो गया था बैंक, एंड यूएस का एक मेजर बैंक था जो लेंडिंग करता था और लार्जली हाउसिंग लोन्स वगैरह करते थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ, इतने लोन्स उन्होंने बांट दिए थे कि एक सब प्राइम क्राइसिस हो गया था। मतलब प्रॉपर्टी का रेट था, मान लीजिए एक वहाँ तो डॉलर्स में था, मैं आपको इंडियन एग्जाम्पल दे, मान लीजिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उस पर वैल्यू 1 करोड़ है एंड लोन 1.5 करोड़ दे दिया बैंक ने। तो कल को अगर आप अपनी ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करके उस लोन को ही भरपाई करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यूएशंस गलत कर दी। तो लीमन ब्रदर्स जैसे ही बैंकरप्ट हुए तो पूरा मार्केट कोलैप्स हो गया था। इनफैक्ट वो एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट था जिससे पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आ गया था। बट उसके बाद दोबारा 2011 के बाद मार्केट ने पिक किया, क्योंकि यही होता है हमेशा, 2 या 3 साल मार्केट क्रैश हो जाता है एंड स्टार्ट्स पिकिंग अप अगेन। 11 से अगेन पिकअप हुआ, 2020 जैसा कि आप कह रहे थे, कोविड आ गया एंड देन इट अगेन क्रैश फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। एंड उसके बाद से अगर आप देखेंगे इट्स बीन अमेजिंग। मतलब जो जिन्होंने 2021 या 22 में प्रॉपर्टीज ली हैं, आई थिंक वो इजीली 3-3 गुना उनके प्राइसेस हो चुके हैं, 200-300% का इंक्रीज आ गया है। तो ये एक साइकिल है जो चलती रहती है रियल एस्टेट में। सर यू वर टॉकिंग अबाउट रिस्पेक्ट, तो वो रिस्पेक्ट अब आ गया इस प्रोफेशन में, एंड दिस इज नाउ अ प्रोफेशन, बेसिकली पीपल आर डूइंग डिग्रीज। यस यस, अब तो इनफैक्ट देयर आर अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज हु आर ऑफरिंग कोर्सेज रिलेटेड टू रियल एस्टेट। एंड अब शायद वो रेशियो जो मैं आपको कह रहा था कि उस टाइम 80-90% लोग रिलेटेड होते थे, वैसा नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ यंग प्रोफेशनल्स हु हैव जॉइंड। बहुत सारे क्लाइंट्स भी अब प्रेफर करते हैं, बिकॉज देखिए इसमें अब कहीं ना आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है फील्ड की, क्योंकि बहुत सारे रेगुलेटरी चेंजेस भी आए हैं। आप आज वो जो मैं कह रहा था आपको कि पान वाला भी पिच कर रहा है प्रॉपर्टी, पान वाला पिच तो कर देगा बट उसको रेरा के बारे में पता नहीं होगा शायद कि रेरा का कानून क्या कहता है, या हमें क्या क्या चेक करना है, ये नक्शे कैसे चेक करने हैं, इसमें एरिया जो दिया जा रहा है एक्चुअल अगेंस्ट द सुपर एरिया कारपेट दिया जा रहा है वो कितना है, उसमें लोडिंग कितनी है, लॉट ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स यू नीड टू एनालाइज। तो उसके लिए कहीं ना कहीं बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो वो लैंडस्केप ज़रूर चेंज हुआ है। तो अब ज़्यादा आप कहेंगे वी हैव अ हायर रेशियो ऑफ एजुकेटेड पीपल इन द इंडस्ट्री। करेक्ट सर, ये तो हो गई मेंस की बात रियल एस्टेट में। टॉकिंग अबाउट विमेन्स इन रियल एस्टेट, दे आर डूइंग सो वेल नाउ। यस, देखिए क्योंकि पहले उनको लगता था ठीक है यार एक ऐसा प्रोफेशन है जो उसको जो कुछ नहीं कर रहा वो ये कर लेगा, बट धीरे धीरे अब चेंज हुआ है। अगर आप देखेंगे एक रेशियो अब ऑलमोस्ट ऑल कंपनीज, इनफैक्ट हमारी कंपनी में भी है, वी प्रिफर फीमेल कैंडिडेट्स बिकॉज वी बिलीव दैट वी शुड हैव अ इक्वल रेट, इफ नॉट इक्वल वी आर इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर, एंड हम कोशिश करते हैं कि फीमेल कैंडिडेट्स भी हों जिससे कि एक बैलेंस बना रहे। तो अब तो बहुत लोग आने लग गए हैं इसमें। जैसे आपने बोला कि ऐसा मार्केट है, कभी क्रैश कर जाता है, कभी इट्स वेरी गोइंग गुड, तो जब सेल्स नहीं होती कुछ महीनों तक, हाउ दिस इम्पैक्ट्स द बिजनेस? देखिए अगर आपका प्रोडक्ट सही है तो मैं ये नहीं कहूँगा महीनों तक सेल नहीं होगी, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर महीनों तक सेल नहीं हो रही है देन यू नीड टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। आपको फिर सोचना पड़ेगा क्योंकि आपकी प्लानिंग में कुछ गलती है, या तो आपके प्रोडक्ट का प्राइस गलत है, या आपके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है मार्केट में। अदरवाइज देखिए
कुछ दिनों सेल ना हो दैट इज़ फाइन, बट महीनों तक सेल ना हो ऐसा नहीं होता किसी ठीक प्रोडक्ट के लिए। उसकी प्लानिंग में या उसकी इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं फिर दिक्कत है, तो आपको फिर से पूरा रिविजिट करना पड़ेगा स्ट्रेटजी को, अगर अगर महीनों तक सेल नहीं हो रही है मेरा मानना है। बट दिस इम्पैक्ट्स यू पर्सनली, जब कुछ टाइम तक अगर ऐसा होता है? डेफिनेटली डेफिनेटली। आप देखिए अभी ये जो प्रोजेक्ट है मेरा फेयरफॉक्स इओन जो मेरा प्रोजेक्ट है, इसमें ये करीब 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और ये मुझे कंप्लीट करना है। अगर आप वैसे देखेंगे नंबर ऑफ डेज के हिसाब से आप देखेंगे तो मुझे करीब ये 4 साल में कंप्लीट करना है। एक अप्रॉक्सीमेट नंबर ले लेते हैं, मेरे को 1000 डेज में 2000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। इसका मतलब मुझे हर रोज 2 करोड़ रुपए जनरेट करना है। अगर आप इस कैलकुलेशन पे चाहें तो ये बहुत बड़ा नंबर है कि हर रोज सुबह जब मैं उठता हूँ तो मुझे होता है शाम तक मेरे को 2 करोड़ रुपए का इन्वेंट्री बेचना है और वो रिकवर करना है मार्केट से, तभी प्रोजेक्ट पूरा होगा। तो डेफिनेटली अगर गैप आ जाता है कुछ दिन का भी तो हमें तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है उसका, बिकॉज मान लीजिए 10 दिन सेल नहीं आई तो मुझे अब सडनली में 20 CR का शॉर्टफॉल हो गया मुझे, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम है जो मैंने कमिट किया है क्लाइंट्स को, इन्वेस्टर्स को, मेरे को उसमें वो डिलीवर करना है और वो डिलीवर करने के लिए कंसिस्टेंट सेल एंड कंसिस्टेंट कलेक्शन वो बहुत ज़रूरी है। तो डेफिनेटली इम्पैक्ट्स नॉट जस्ट मी, इट इम्पैक्ट्स द एंटायर यूनिवर्स, बिकॉज प्रोजेक्ट भी इम्पैक्ट होगा इससे, मेरे जो और स्टेक होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, सब पे इम्पैक्ट आएगा। तो डेफिनेटली इट इज़ द कॉज ऑफ कंसर्न अगर सेल नहीं होती है। ऑल्सो सर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ता जाता है दिन पे दिन। डेफिनेटली देखिए, द मोर यू डिले मोर डिफिकल्ट इट विल बी टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। जो चीज़ आप देखिए, एक नॉर्मल जिसको इन्फ्लेशन रेट कहते हैं हम लोग 6-7-8% होता है। अगर एक प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है 1000 CR, अगर मैंने उसको 1 साल डिले करा तो कहीं ना कहीं 70-80 CR का इम्पैक्ट आ गया मुझे। 2 साल डिले करा तो 200 CR का आ गया। एंड इफ़ आई डिले इट बियॉन्ड दैट तो उसमें बहुत सारी ऐसी इम्प्लीकेशंस भी हैं, ऐसी कॉस्ट भी हैं। इट्स नॉट जस्ट आप जो कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, एक ऑपरेटिंग कॉस्ट भी है, ऑपरेशनल कॉस्ट, और वो सब आप एडअप करेंगे तो सडनली एक पॉइंट के बियॉन्ड आपका जो प्रोजेक्ट है वो नेगेटिव बैलेंस में चला जाएगा एंड यू माइट नेवर बी एबल टू कंप्लीट दैट। जैसा कि हुआ यहाँ बहुत नोएडा के रियल एस्टेट में, ग्रेट नोएडा वेस्ट के रियल एस्टेट में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जो कभी कंप्लीट इसलिए नहीं हो सकते बिकॉज वो इतने माइनस में चले गए हैं कि जितना लगना है पैसा उससे बहुत कम आना है। सो देयर इज़ अ ह्यूज गैप एंड देयर इज़ नो वन टू फिल दैट गैप। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे प्रोजेक्ट का डिले होना ये पूरे इकोसिस्टम को इम्पैक्ट करता है। तो जैसे आपने बोला कि कई प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो पाते, तो डेवलपर्स से जो हमारे नोएडा में भी हमने देखा है बहुत ऐसे डेवलपर्स रहे हैं जो फेल हुए हैं, क्या लगता है व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस? देखिए, कुछ पॉलिसीज़ ऐसी थी, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपको डेवलपर बनना है इट्स हाई कैपिटल गेम, मतलब कैपिटल इंटेंसिव है ये। आज अगर मैं 2000 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो एटलीस्ट मेरे पास इनिशियल कैपिटल लगाने के लिए 300-400 करोड़ होना चाहिए। आई कैन नॉट लॉन्च अ प्रोजेक्ट एंड देन एक्सपेक्ट कि कस्टमर्स मेरे को वो सारा पैसा देंगे। पीछे कुछ पॉलिसीज ऐसी थी लैंड आई वुड से अलॉटमेंट्स की नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। उसमें क्या था कि मान लीजिए आप एक लैंड ले रहे हैं, यू जस्ट पे 10% ऑफ द टोटल अमाउंट एंड रेस्ट यू कैन पे इन 10 years इंस्टॉलमेंट्स। अब उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि मान लीजिए 200 CR का लैंड है, आपके पास सिर्फ 20 CR थे भी, आपने 20 CR दिए एंड आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया इन द होप दैट अब कस्टमर से पैसा आएगा एंड वी विल डेवलप इट एंड डिलीवर इट। एंड मार्केट तो मार्केट है, कभी सेल होगा भी नहीं भी होगा। इफ़ यू आर टू हैविली डिपेंडेंट ऑन अदर्स कि अब सेल होगा तभी ये प्रोजेक्ट बनेगा, तो सेल नहीं होगा तो फिर नहीं बनेगा, तो इसलिए डिले होता गया वो। एंड वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब वो पॉलिसी जैसे चेंज हो गई है। अब आजकल इफ़ यू हैव टू टेक लैंड फ्रॉम नोएडा अथॉरिटी और ग्रेट नोएडा अथॉरिटी, यू हैव टू पे द मनी अप फ्रंट विच इज़ अ वेरी गुड मूव। इसलिए अब आप देख रहे होंगे पिछले 3-4-5 साल में कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ। टॉकिंग अबाउट सर प्राइजेस, ये जो प्राइस एकदम बूम कर रहे हैं, चाहे ज़मीन का हो, क्यों? देखिए, एक ना किसी भी चीज़ की जो प्राइसिंग है उसके बेसिक पहले आपको एलिमेंट्स देखने पड़ेंगे। एलिमेंट से मेरा मतलब है कि प्राइस कैलकुलेट कैसे होता है कि देखिए हमारा एक लेबर कॉस्ट है, हमारा एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल का कॉस्ट है, हमारा एक लैंड का कॉस्ट है, एक ऑपरेटिंग कॉस्ट है, प्लस उसमें कुछ प्रॉफिट।
ऐड करना है आपको, तभी तो प्राइसिंग बनेगी। अब नोएडा में जो लैंड है, नोएडा में लैंड ही अब 6,000-7,000 रुपीज़ फिट से नीचे नहीं है। नहीं है, करेक्ट। मतलब इवन एट अ बैड लोकेशन आपको 7,000 रुपीज़ फीट तो आपको देना ही है घर से। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हो चुकी है 4,000 रुपये फुट, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी होगी कुछ ना कुछ। तो आज जो प्राइसेस हैं वो बड़े रियलिस्टिक हैं, बिकॉज ये कॉस्ट ही इतनी पड़ रही है। ये कोई आर्टिफिशियल हाइक नहीं है। जब डेवलपर को अपनी कॉस्टिंग ही 12-13 हज़ार रुपये पड़ेगी तो ही इज़ बाउंड टू सेल एट 15-16, तो वो नीचे तो जा ही नहीं सकते प्राइस, क्योंकि लैंड कॉस्ट ही बहुत हाई हो गई है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत हाई हो गई है। तो अभी भी मुझे लगता है जो प्रोजेक्ट्स कहीं यमुना एक्सप्रेसवे पे या NH24 पे जो आपको 8-9,000 की रेंज में मिल रहे हैं, आई थिंक पीपल शुड ग्रैब देम, बिकॉज ये मौका दोबारा नहीं आएगा। ट्रू सर, इट इज सेट कि फेयरफॉक्स कमर्शियल रियल एस्टेट का चेहरा बदलने वाला है नोएडा में, आपको क्या लगता है? देखिए बहुत कुछ डिपेंड करता है आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है। देखिए मैं अपने मुंह से कहता रहा हूँ कि मैं चेहरा बदल दूंगा दुनिया का, तो वो तो स्टेटमेंट तो कोई भी दे सकता है, लेकिन एज दे से ना द प्रूफ इज इन द डिलीवरी। तो 3 साल पहले जो हमने जर्नी स्टार्ट की थी, आई थिंक जिस कंस्ट्रक्शन लेवल को हमने अचीव कर लिया 3 साल में, जैसे हमारा फेज़ 1 है, इट इज़ गोइंग टू बी डिलीवर्ड इन नेक्स्ट 3-4 मंथ्स, सो मे बी बाई अप्रैल वी शुड बी एबल टू डिलीवर। एंड 3 साल में इतनी बड़ी बिल्डिंग को पूरा डिलीवर करना, आई थिंक दैट इटसेल्फ इज़ अ प्रूफ ऑफ द फैक्ट दैट हम एक जो हमारी कमिटमेंट है इन्वेस्टर्स को या क्लाइंट्स को, हम उसको पूरा करते हैं। मतलब आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट हमारा जो प्रोजेक्ट है, इसका जो फेज़ 1 है, ये हम समय से पहले डिलीवर कर रहे हैं। जो हमारी कमिटेड डेडलाइन थी उससे 1 साल पहले डिलीवर हो रहा है। तो ये चीज़ ही अपने आप मुझे लगता है पूरा लैंडस्केप चेंज कर देती है इंडस्ट्री का, बिकॉज अभी तक क्या था, नोएडा ने ये देखा था या ग्रेटर नोएडा वेस्ट ने देखा था कि अगर 3 साल बोला गया है तो 5 साल 10 साल में प्रोजेक्ट नहीं बन रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं 1 साल पहले डिलीवर कर रहा हूँ, तो आई थिंक ये अपने आप में एक इंडस्ट्री का चेहरा बदलने का एविडेंस है। सर जैसे आप 2,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है ये, क्या एक चीज़ आपको मोटिवेट करती है रोज़ सुबह? देखिए आई थिंक मुझे लगता है जो क्लाइंट्स को जो सेटिस्फैक्शन है मिलती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि रियल एस्टेट ऐसा फील्ड है जिसमें रिटर्न्स बहुत हाई हैं। मुझे लगता है, आज मुझे पता है मेरे पास ऐसे शायद 1,000 क्लाइंट्स हैं जिनको 200 से 300% का रिटर्न मिला है पिछले 3 साल में। व्हेन आई सी दोज हैप्पी, बिकॉज सी इट्स एवरीवन्स हार्ड अर्न्ड मनी। किसी ने एक रकम लगाई है बहुत भरोसा करके, एंड आज वो अगर 3 गुना हो गया पैसा, तो आई थिंक वो जो खुशी होती है उनके चेहरे पर, आई थिंक वो बड़ा मोटिवेटिंग होता है हमारे लिए कि हम ऐसे ही डिलीवर करते रहे, इन्वेस्टर्स ग्रो करते रहे। आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग मोटिवेटिंग। जैसे सर आपने बोला 3 गुना हो गया पैसा, और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो क्या गलती कर जाते हैं कि वो पैसा जब इन्वेस्ट करते हैं कहीं पे, उसका पैसा रिटर्न उसको मिलता ही नहीं है। देखिए देयर विल ऑलवेज बी बैड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन सही करके पैसा लगाएं, वैल्यूएशन सही, अगर 100 रुपये की चीज़ है, अगर आप उसको पहले ही जाके 180 रुपये में खरीद लेंगे, फिर आप कहेंगे रिटर्न नहीं आ रहा, तो वो रिटर्न आएगा ही नहीं कभी। कैसे आके इस चीज़ को थोड़ा बताएं। देखिए वैल्यूएशन आपका ना मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्या प्रोडक्ट मिल रहा है मुझे, इसका रेंटल वैल्यू क्या हो सकता है फ्यूचर में, किस लोकेशन पे है मेरी प्रॉपर्टी, इसमें क्या एमिनिटीज़ हैं, एक कॉम्बिनेशन है। मतलब देखिए सर्वे बड़ा इजीली किया जा सकता है। आप कहीं पर प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो देयर आर हाई चांसेस कि अगल बगल में और प्रॉपर्टीज भी होंगी उस टाइप की। करेक्ट। तो आप एक कंपैरिजन कर सकते हैं कि उन रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज़ का क्या प्राइस है या वहाँ क्या रेंटल मिल रहा है, तो उसी से कंपैरिजन हो जाता है। मान लीजिए एक रेडी टू मूव बिल्डिंग आपके पड़ोस में मिल रही है 10,000 रुपये फुट पे, और आप आज अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी 15,000 रुपये फुट का खरीद लेंगे, तो कहाँ से रिटर्न मिलेगा? दैट्स अ बैड इन्वेस्टमेंट। दीज आर सम बेसिक्स यू शुड लुक एट। और ये जो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि 10 साल बाद यहाँ मेट्रो आने वाली है, यहाँ पे ऐसा होने वाला है, ये सोच के जो इन्वेस्टमेंट होती है ये भी बहुत घातक होती है एक तरह से। बिल्कुल। देखिए आजकल तो बहुत ही क्लियर मास्टर प्लान होता है। अब ये सुनी सुनाई बातों वाला ज़माना चला गया। देखिए अगर आज मेट्रो कहीं पे आनी है ना, उसका भी एग्जैक्ट ईयर डिफाइंड है।
करेक्ट। कि 2025 में आनी है, 2026 में आनी है, सब डिफाइंड है। जेवर का एयरपोर्ट कब आना है, कौन सा एक्सप्रेसवे कब बनना है, हो सकता है उसमें साल 6 महीने का डिले हो जाए, बट ऐसा नहीं होगा कि आप कह रहे हैं मेट्रो आ रही है 2025 में और वो आएगी 2032 में, इतना फर्क नहीं होगा। तो अब तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स आई थिंक दे आर इन द पब्लिक डोमेन, आप इजीली चेक कर सकते हैं कि क्या चीज़ जो बोली जा रही है मुझे, क्या वो एक्चुअल है या नहीं। सही बात। तो वो ये सब देखते हुए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरा मानना है। सो टॉकिंग अबाउट ब्रांडिंग, एक प्रोजेक्ट की ब्रांडिंग एडवर्टाइजमेंट कितना ज़रूरी होता है? देखिए, नो मैटर हाउ गुड योर प्रोडक्ट इज, इफ पीपल डोंट नो अबाउट इट, हाउ विल दे कम टू बाय। करेक्ट। मैं कोई बहुत ही अच्छी चीज़, मैं बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप आज मान लीजिए गोल्ड का रेट अगर 75,000 रुपये है, मैं अगर उसको 50,000 में बेच रहा हूँ और लोगों को पता ही नहीं है, तो लेने कौन आएगा? सही बात। सी, नो मैटर हाउ गुड योर प्रोडक्ट इज, यू डेफिनेटली नीड टू रीच आउट टू पीपल। इनिशियली जब आप रीच आउट कर जाएंगे, उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ चलता है, बिकॉज उसके बाद लोग एक्चुअल प्रोडक्ट की, बिकॉज यू नीड इनिशियल सेट ऑफ पीपल जो पहले आके यहाँ इन्वेस्ट करें, उसके बाद ही तो वो जाके बताएंगे लोगों को। तो इनिशियल लेवल पे मुझे लगता है एक हैवी ब्रांडिंग की ज़रूरत हमेशा पड़ती है प्रोडक्ट की। सर, आपको बहुत टाइम हो गया, 25 साल तकरीबन हो गए। एक वक्त था ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती थी और अब डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना आ चुका है, एआई आ चुका है। आप क्या प्रेफर करते हैं और आपको क्या बेहतर लगता है? देखिए, चेंजिंग टाइम्स के साथ यू हैव टू चेंज योर स्ट्रैटेजी ऑल्सो, एंड डेफिनेटली अब आज से 20 साल पहले जो तरीका था रियल एस्टेट बेचने का, जो मार्केटिंग की प्लानिंग थी, उसमें क्या था, न्यूज़पेपर ऐड दे दिया, ज़्यादा हुआ तो रेडियो चला दिया, मतलब इट वाज मोस्टली ऑफलाइन। एंड टू बी ऑनेस्ट, उस टाइम पे ऑफलाइन प्रिफर्ड मोड इसलिए भी था बिकॉज बहुत लोगों के हाथ में मोबाइल भी नहीं थे। करेक्ट। ये तो हम आज हमारे को इतना ईज ऑफ यूज़ है, सबके हाथ में मोबाइल है, तो हम हमारे लिए लोगों तक पहुंचना आसान है मोबाइल के थ्रू। तो कहीं ना कहीं अब वो डेफिनेटली चेंज हुआ, एंड बदलते टाइम के साथ आपको बदलना पड़ेगा। देखिए, हर जनरेशन कुछ ना कुछ नई एस्पिरेशन लेके आती है, एंड उनका जो तरीका है रिस्पॉन्ड करने का मार्केटिंग कैंपेन को, वो भी बदलता रहता है। जो आज की जनरेशन है वो ज़्यादा टेक सेवी है, तो आपको अपने जितने मार्केटिंग प्लान्स हैं वो इसी हिसाब से बनाने पड़ेंगे कि उनको अपील करें। करेक्ट। अब जैसे स्मार्ट होम्स का भी टाइम आ गया है, स्मार्ट ऑफिसेज का टाइम आ गया है, ये चीज़ें डेफिनेटली इस जनरेशन को अट्रैक्ट करने के लिए हैं, बिकॉज यही अगला क्लाइंट बेस है। करेक्ट। आप पर्सनली यूज़ करते हैं चैट जीपीटी? एक्चुअली मेरी मार्केटिंग टीम है, वो यूज़ करती है, मुझे स्पेसिफिकली खुद से यूज़ नहीं करना पड़ता वो। तो हाँ, डेफिनेटली जो भी टूल्स हैं एआई के, वो तो यूज़ किए जाते हैं, बट हाँ, वो मार्केटिंग टीम यूज़ करती है। क्योंकि उसको यूज़ करने के लिए भी आपको अपना खुद का दिमाग तो चाहिए कि वो आपके हिसाब से आंसर दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। करेक्ट। सर, जैसे आपने बोला रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट और गोल्ड, आप पर्सनली क्या प्रेफर करेंगे? नॉट एज अ रियल, बिकॉज यू आर फ्रॉम रियल एस्टेट, आप प्रेफर क्या करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए? देखिए, मैं तो रियल एस्टेट ही प्रेफर करूँगा, उसका रीज़न है, देखिए, रियल एस्टेट, विद इन रियल एस्टेट ऑल्सो देयर आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। रियल एस्टेट का मतलब ये नहीं कि आपने कहीं भी लगा दिया पैसा। मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है कि देखिए, रियल एस्टेट में आप 2-3 तरह के इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसी होती हैं जो आपको हर महीने हो सकता है रेंटल दे दें। कोविड ने बहुत सिखाया लोगों को कि अब आपने प्रॉपर्टी में पैसा तो लगा दिया है, आपने मान लीजिए 5-5 करोड़ की 4 प्रॉपर्टी ले रखी है, अब उनकी वैल्यू तो 20 करोड़ है, लेकिन उनसे रेंटल कुछ नहीं आ रहा अभी। करेक्ट। क्योंकि वो अंडर कंस्ट्रक्शन है मे बी। एंड जब कोविड आया तो लोगों को उस टाइम था कि यार हमें कुछ मंथली इनकम मिल जाए। यू शुड ऑलवेज बैलेंस योर पोर्टफोलियो। कुछ आपके पास ऐसी चीज़ें हो जो रेंटल देती हों, कुछ आपके पास अंडर कंस्ट्रक्शन चीज़ें हों जो अच्छा रिटर्न देते हैं कि आपने 2 करोड़ लगाया उसका 5 हो जाए। कुछ आपके पास बिल्कुल रेडी टू मूव चीज़ हो, बट इट्स लाइक आपको एफडी भी लेनी है, एसआईपी भी और स्टॉक भी, एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो यू कांट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। और मैं हमेशा ही कहता हूँ कि और अंडर कंस्ट्रक्शन में आप कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं आप एक ही डेवलपर पे सारा पैसा लगा दें, एक ही जोग्राफिकल लोकेशन में लगा दें। ट्रू। ये हमने देखा है, इतिहास रहा है, अगर एक ही डेवलपर पे अपने पैसे लगा दिए और डेवलपर के साथ कुछ अनहोनी हो गई तो सारा पैसा आपको डूब सकता है। या एक लोकेशन पे आपने लगा दिया, जैसे ग्रेट नोएडा वेस्ट है जिसको पहले नोएडा एक्सटेंशन कहा जाता था, वहाँ बहुत लोगों ने अलग अलग डेवलपर्स का पैसा लगाया, लेकिन 2012 में जब एक लैंड एक्विजिशन का केस हुआ एंड सारे प्रोजेक्ट कैंसिल हो गए, तो उस पूरे एरिया के ही सारे प्रोजेक्ट कैंसिल हो गए थे। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ आपकी ना डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए लोकेशन भी,
एक ही जगह लगाएंगे, कुछ ऐसा रूलिंग आ गई कोर्ट की एंड सडनली यू रियलाइज कि अब हाथ में कुछ भी नहीं है आपके, तो यू शुड हैव अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बट इन रियल एस्टेट ओनली। मेरी प्रेफरेंस रियल एस्टेट है। तो जैसे आपने बोला कि डेवलपर के साथ अनहोनी हो गई या कुछ ऐसा हो गया, एक सिचुएशन है जैसे अगर 30-40 साल पुराना ब्रांड है, बहुत नामी ब्रांड है, बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है, कुछ हो जाती है और उसकी सीधे इमेज डाउन, कैसे उस टाइम को हैंडल करना चाहिए? देखिए, इमेज डाउन होने से प्रोडक्ट पे इम्पैक्ट नहीं आता। पहले तो अगर आपका प्रोजेक्ट है और वो बन रहा है, ठीक बना हुआ है, डिलीवर्ड है, तो कोई कंट्रोवर्सी हो भी गई तो प्रॉपर्टी की वैल्यू कम नहीं होगी उससे। क्योंकि लोग एक्चुअल, मान लीजिए आज मैं यहाँ ऑफिसेज बेच रहा हूँ, तो अगर कोई ऑफिस मैंने अच्छा बनाया हुआ है, गॉड फॉरवर्ड मतलब कोई ऐसी कंट्रोवर्सी हो भी जाती है, तो उस ऑफिस की वैल्यू कम नहीं होगी, क्योंकि उसका एक्चुअल यूज़र रेंट दे रहा होगा या एक्चुअल बायर उसको खरीद रहा होगा, तो उससे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है अनटिल अनलेस हाँ कोई प्रोजेक्ट डिलीवर ही नहीं हो पा रहा है। रियल एस्टेट में द रिस्क, द बिगेस्ट रिस्क इज नॉन डिलीवरी। डिलीवरी नहीं हुआ तो आप फंस पर ऐसा जाएंगे। गुड़गांव में क्या है जो नोएडा में नहीं अदर क्वेश्चन शुड बी रिवर्स, कि नोएडा में ऐसा क्या क्या है जो वहाँ नहीं है, वो ज़्यादा आसानी से मैं बता पाऊंगा। गुड़गांव में तो ऐसा कुछ भी नहीं है एक्चुअली। अच्छा, गुड़गांव में इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आई थिंक कंपेयर टू नोएडा कुछ भी नहीं है। Correct. एक बारिश आ जाती है 2 दिन तो पूरा शहर डूब जाता है। अनफॉर्चुनेटली वो पुराना प्लान्ड है, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट फॉर दैट, बट ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो पुराना प्लान्ड होती है कोई चीज़, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, स्ट्रक्चर्स, घर पुराने बसे हुए होते हैं, उनको चेंज करके वो पूरा एक ड्रेनेज सिस्टम डालना या सड़कें बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नोएडा इज़ वेल प्लान्ड बिकॉज उसका रीज़न है, आप समझिए। देखिए, हरियाणा में जो लैंड एक्विजिशन की पॉलिसी है एंड जो नोएडा में लैंड एक्विजिशन पॉलिसी है, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। हरियाणा में व्हेन यू हैव टू डेवलप समथिंग, यू हैव टू परचेज लैंड फ्रॉम द फार्मर्स। आप एक किसान हैं, मुझे आपसे ज़मीन खरीदनी है, अगर मुझे रोड बनानी है, अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट करनी है, एंड यू माइट नॉट बी विलिंग टू सेल। आप कहेंगे मैं तो नहीं दे रही अपनी लैंड। द्वारका एक्सप्रेस वे क्लासिक एग्जाम्पल है। क्यों अटका रहा है इतने साल? क्योंकि फार्मर्स ने कहा हम लैंड नहीं दे रहे। कंपेयर टू दैट नोएडा में लैंड एक्विजिशन पॉलिसी इज डिफरेंट। नोएडा में जो इसेंशियल सर्विसेज मैं कहूँगा, जैसे मेट्रो बनना है, रोड बननी है, कोई हाईवे बनना है, कोई सर्विस लेन, पार्क बनना है, जो पब्लिक वेलफेयर की चीज़ें हैं, उसके लिए कानून ये है कि एक्वायर कर ली जाती है लैंड एंड यू कैन नॉट रिफ्यूज एज अ फार्मर। आपको जो तय पैसे हैं वो मिल जाएंगे, पर ज़मीन आपको छोड़नी पड़ेगी। तो इसीलिए यहाँ पे प्लान डेवलपमेंट हो पाया है। जो आप यहाँ सड़कें देख रहे हैं, पार्क बने हुए हैं, इसलिए हो पाए क्योंकि एक्विजिशन पॉलिसी डिफरेंट है। करेक्ट। तो आई थिंक इसीलिए नोएडा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट इज़ मच बेटर। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना, इनफैक्ट मच बेटर देन गुड़गांव। सर, इट इज सेड कि by 2047 रियल एस्टेट इज गोइंग टू contribute 15% टू द जीडीपी। बिल्कुल। देखिए, इसके ना बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। अभी करीब हम 7% के आसपास कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड ऐसा क्यों माना जा रहा है मैं बता दूं। तो 2-3 फैक्टर्स हैं। जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है, आई थिंक दैट इज़ वेरी रिमार्केबल। जो देखिए, फंडिंग कहाँ से आती है, पैसा कहाँ से आता है किसी सेक्टर में। जैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं। जैसे पिछले साल का ही मैं एग्जांपल दूं अगर आपको, कंपेयर टू लास्ट ईयर, इस साल 45% ज़्यादा पैसा FIIs ने लगाया है इंडिया में। क्यों? क्योंकि उनको एक ग्रोथ स्टोरी दिख रही है। 2030 तक ऐसा माना जा रहा है कि 2021 के कंपैरिजन में जो पैसा मार्केट में लगना है रियल एस्टेट में, या इंडिया का रियल एस्टेट सेक्टर करीब 500% ग्रो कर जाएगा। ये सब स्टैटिस्टिक्स है। मतलब अब 500% ग्रो कर जाएगा तो हर आदमी चाहेगा मैं उस ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बनूं, तो बहुत सारे लोग पैसा लगा रहे हैं। इसके अलावा अभी एक मेजर मूव किया था सेबी ने। कुछ एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं, रीट्स बोलते हैं जिनको। उसमें क्या है, इट्स लाइक अ कंपेयर टू लाइक बाइंग अ शेयर इन द स्टॉक मार्केट। कि आप रियल एस्टेट, मान लीजिए एक रियल एस्टेट कंपनी है, उसने पूरी एक बिल्डिंग ले रखी है, खरीद रखी है, एंड आप उसमें कुछ शेयर लेना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप 50,000 रुपये देंगे और आपको एक शेयर सर्टिफिकेट टाइप का मिल जाएगा, एंड आपको जितना रिटर्न आ रहा हो आपके प्रोपोर्शन मिल जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होता है? देखिए, रियल एस्टेट में प्रॉब्लम
इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम ये है कि टिकट साइज बहुत ह्यूज है। आप हजारों में नहीं लगा सकते पैसा, लाखों में ही लगाना पड़ता है, आजकल तो करोड़ों में लगाना पड़ता है। जो रीट्स आए हैं, REITs ने क्या किया, इन्होंने जो टिकट साइज था इन्वेस्टमेंट का रियल एस्टेट में, उसको अभी सेबी ने घटा के 50,000 से 10,000 कर दिया है। मतलब अगर आपकी जेब में 10,000 रुपये भी हैं तो भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। तो 10,000 डिस्पोजल इनकम वाली फैमिलीज इंडिया में बहुत है। इट्स अ ह्यूज नंबर जो 10,000 रुपये 15,000 रुपये बचा सकते हैं। एंड वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि लाखों रुपया नहीं है, तो वो 10,000 भी लगा सकते हैं, उनको उसी हिसाब से रिटर्न आ जाएगा। ये एक बहुत बड़ी मार्केट होने वाली है। तो ये कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिससे मुझे लगता है 2047 का जो टारगेट है इजीली अचीव हो जाएगा इंडिया में। सर जैसे बहुत लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 50 लाख रुपए है तकरीबन किसी के पास, उसे ये नहीं समझ में आता रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, कहाँ करूँ, कमर्शियल में करूँ या क्या करूँ, उसको समझ नहीं आता ये चीज़। देखिए, पर्पज़ क्लियर होना चाहिए आपका। अगर आपका पर्पज़ है, देखिए एक पर्पज़ हो सकता है कि आपको एक घर लेना है और उसमें रहना है एज एंड यूज़र, फिर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, फिर तो आपको घर ही लेना है। करेक्ट। अगर आप बात कर रहे हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, कि हाउसिंग में, रेजिडेंशियल में लगाए आदमी या कमर्शियल में लगाए, मेरा मानना है डेफिनेटली आपको कमर्शियल में लगाना चाहिए। कमर्शियल में आपको हमेशा जो ROI है ऑलमोस्ट हाउसिंग से डबल आती है ट्रेडिशनली। अच्छा। ठीक है, कि जो कैपिटल टू रेंटल रेशियो एक टर्म मानी जाती है, हाउसिंग में वो है 1:400। मतलब आप 400 रुपये की चीज़ पे आपको 1 रुपये किराया मिलता है। मतलब 1 करोड़ की चीज़ पे आपको 25,000 रुपये किराया मिलता है। फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ का फ्लैट आपका है तो आपको 20,000 मिलेगा। वही रेशियो 1:150, 1:200 है कमर्शियल में। 1 करोड़ की कमर्शियल प्रॉपर्टी है, आपको इजीली 50 से 60,000 रेंट मिल जाता है। तो ROI इज ऑलवेज बेटर इन कमर्शियल। तो चैलेंजेस की बात करूँ, 25 साल में कोई ऐसा रफ पैच आया हो लाइफ में काम को लेकर, कुछ यू कांट फॉरगेट? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। आई थिंक डीमोनेटाइजेशन से लेके कोविड तक, दैट वाज अ रफ पैच, नॉट जस्ट फॉर मी, फॉर अदर्स इन द इंडस्ट्री एज वेल। तो वो एक रफ पैच था जिसमें अंधेरा सा दिख रहा था आगे, बिकॉज बीमारी ये कब जाएगी या नहीं जाएगी, क्या होगा। आई थिंक वो एक कंसर्न्स थे। तो आई थिंक वो सबसे, मुझे लगा 25 साल में सबसे रफ पैच रहा है। एक एडवाइस अगर आप देना चाहें उन यंगस्टर्स को जो यहाँ रियल एस्टेट में अपना करियर बनाना चाहते हैं? सी, आई वुड जस्ट से स्टार्ट अर्ली एंड देयर आर नो शॉर्टकट्स। ऐसा मतलब पैसा कमाने का कोई पैसा आप डेफिनेटली बहुत कमा सकते हैं रियल एस्टेट में, बट देयर इज़ नो शॉर्टकट। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। यू विल हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद योर कस्टमर्स, क्लाइंट्स, और धीरे धीरे आपका क्लाइंट बेस बनेगा जो आपके साथ शायद पूरी लाइफ चलेगा। जैसे मेरे कई इन्वेस्टर्स 20 साल पुराने हैं, आज भी मेरे साथ इन्वेस्ट करते हैं। अब ऐसे भी हैं जिनके बच्चे हमारे साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज वो शायद वी हैव ऑलवेज बीन वेरी ऑनेस्ट इन आवर डीलिंग्स। तो बी वेरी ऑनेस्ट टू योर क्लाइंट्स, कोई मतलब फेक कमिटमेंट्स ना करें, एंड ऑफ कोर्स हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड। एक चीज़ और सर, बिल्डर्स मोस्टली मेट्रो सिटीज़ में ही क्यों काम करना चाहते हैं, लाइक बैंगलोर, नोएडा? देखिए, ऐसा नहीं है, मूव कर रहे हैं लोग। अभी जैसे अयोध्या में बहुत डेवलपर्स ने, लोधा का प्रोजेक्ट आया था। करेक्ट। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए हैं डेफिनेटली। तो आई वुड नॉट से कि अब तो Tier 2 सिटीज़ या में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। लखनऊ में बहुत हुआ है, कानपुर में बहुत लोगों ने पैसा लगाया है, अलीगढ़ में लग रहा है पैसा, पीपल इंदौर में लगा है पैसा बहुत। तो अब डेवलपर्स मूव कर रहे हैं, बिकॉज शायद मेट्रो सिटीज़ में सस्टेनेबल प्राइसिंग का इशू है, बिकॉज लैंड कॉस्ट बहुत हाई हो गई है। तो अब तो एक मजबूरी भी हो गई है शायद Tier 2 सिटीज़ में जाना। तो ग्रोथ हो रही है सर, लेकिन अगले 10 साल में क्या ट्रांजिशन देखते हैं आप? मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने बताया जैसे REITs जो हैं, आई थिंक ये एक बहुत मेजर फैक्टर रहेगा। बहुत मेजर चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट इसमें जाएगा, क्योंकि 10,000 रुपये भी अगर कोई लगा सकता है और वो लगा रहा है, तो फिर तो इंडस्ट्री आप सोचिए कहाँ पहुँच जाएगी। तो आई थिंक दैट वुड बी अ वेरी बिग फैक्टर। एंड देन अगेन 10 साल में ज़रूर ऐसा भी होगा कि मार्केट बीच में डाउन जाएगा, वो तो एक साइकिल है, एंड फिर अप जाएगा। तो यू विल हैव टू बी वेरी वॉचफुल कि कब एग्ज़िट करना है और कब पैसा लगाना है या होल्ड करके रखना है। तो यू विल हैव टू बी केयरफुल, बिकॉज वो एक साइकिल ज़रूर आएगी दोबारा। 2024 कैसा रहा रियल एस्टेट के लिए? देखिए, पिछला साल रियल एस्टेट के लिए, पिछले तीनों साल इनफैक्ट काफ़ी अच्छे रहे।
जिन लोगों ने सही प्राइसिंग पे पैसे लगाए, आई थिंक सभी का पैसा मोर देन 35 to 40% ग्रो करा। तो ये कहीं ना कहीं एक इतना बड़ा मार्केट क्रिएट कर देता। देखिए जिन इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया हो मान लीजिए 1 साल पहले, एंड इफ़ देव ग्रोन 35-40%, तो ये आने वाले समय के लिए भी एक इन्वेस्टर बेस तैयार हो जाता है आपका। कि जिन्होंने 100 रुपये लगाया था, जिनके 140 रुपये आ गए हैं, तो डेफिनेटली दे विल मोर मोटिवेटेड एंड वी विल सी मोर इन्वेस्टमेंट्स। और होता क्या है, जैसे आपने पैसा लगाया और आपका ग्रो कर गया, तो हो सकता है आपके जो जानने वाले हैं वो भी देखते हैं कि हाँ इतना पैसा मिल रहा है जी रियल एस्टेट, तो वो भी लगाते हैं। तो मुझे लगता है 2024 तो अच्छा रहा, 2025 भी हमारा ये साल बहुत अच्छा रहेगा। एनी पर्सनल एक्सपेक्टेशन 2025 से? देखिए, जस्ट होप दैट मार्केट कंटिन्यूज इन द बुल रन, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे, एंड आई डोंट वांट एनी चेंजेस। मतलब बेसिकली जो 3 साल से चल रहा है वैसे ही चलता रहे, बस हम तो ये चाहेंगे। करेक्ट। थैंक यू सो मच सर फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू। थैंक यू। हम फिर हाजिर होंगे एक और रियल एस्टेट पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।